दोस्तों हाल ही में मैंने साइको किलर नाम की एक हॉरर थ्रिलर फिल्म देखी है जिसे गैविन पेलोन ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म इसी साल रिलीज हुई है और आज की वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को जानते हुए कुछ थियरीज पे बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी कार से कोलबी कैंसस जा रहा था। जाते वक्त उसकी गाड़ी काफी तेज थी और ऐसे में एक पुलिस कार उसे स्पीड करते हुए देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। यह आदमी अपनी गाड़ी साइड पे लगा देता है और पुलिस कार भी वहां आके रुकती है। पुलिस कार से माइक आर्चर नाम का एक स्टेट ट्रूपर या पुलिस वाला निकलता है और उस कार वाले आदमी से अता पता पूछने लगता है। वो उसे गाड़ी के कागजात वगैरह दिखाने बोलता है और तभी वहाँ एक और पुलिस की कार आती है जो माइक आर्चर को देख के रुक जाती है। और दोस्तों हमें पता चलता है कि ये ऑफिसर जेन आर्चर है जो कि माइक की वाइफ है और माइक की तरह वो भी कैंसस हाईवे पेट्रोल में काम करती हैं। दोनों कुछ जनरल बातें करते हैं और रात को घर पर मिलने की बात करते हैं। जेन आर्चर फिर वहां से चली जाती है लेकिन उसे कुछ तो अजीब फीलिंग आती है और ऐसे में वो गाड़ी टर्न करके माइक के गाड़ी के पीछे पार्क कर देती है। हम देखते हैं कि माइक गाड़ी वाले उस आदमी से बात कर रहा था और वो आदमी अचानक से माइक को पकड़ के शूट कर देता है। जेन ये सब देखती है और तुरंत उस आदमी की ओर दौड़ती है लेकिन तब तक वो आदमी वहां से फरार हो चुका था। जेन माइक को देख के एकदम रोने लगती है और मदद बुलाती है लेकिन माइक नहीं बच पाता। इसके बाद का सीन हॉस्पिटल का आता है जब जेन अपने पापा के पास रो रही थी और वो उसे संभालते हैं। सीन शिफ्ट होकर उसी आदमी को दिखाता है जो कि एक मोटेल पे आया था और उसने एक अजीब सा गैस मास्क पहना था जिसके कारण हम उसका चेहरा नहीं देख पाते। उसके रूम पे टीवी न्यूज चल रही थी जिससे हमें पता चलता है कि एक सीरियल किलर लोगों का कत्ल करते हुए घूम रहा है। मीडिया ने और लोगों ने उसे सैटानिक स्लैशर नाम दिया है क्योंकि वो अपने हर एक विक्टिम के पास कुछ न कुछ सैटानिक सिंबल ड्रॉ करता है। जिस आदमी को हम देख रहे हैं मास्क वाला वो शायद सैटानिक स्लैशर ही है। तो हाँ, ये एक बंदूक लेके वहाँ के कबर्ड में सो जाता है। दूसरे दिन ये आदमी फिर से अपनी गाड़ी से एक बिल्डिंग के पार्किंग में आ जाता है और शाम होने तक वहीं इंतजार करता है। तभी वहाँ एक लड़की पास से आती है और एक बिल्डिंग के अंदर चली जाती है और ये आदमी उसे नोटिस करता है। जब देर रात वो लड़की वापस आती है तो ये आदमी उस लड़की को निपटा देता है। इस पॉइंट पे हमें भी यकीन आ जाता है कि हाँ, ये जो आदमी है वो वही सीरियल किलर है और इस पॉइंट से हम इस बंदे को साइको किलर बुलाएंगे। इसके बाद वो उस बिल्डिंग में घुस जाता है जो कि एक फार्मेसी जैसा था और वहां से कुछ मेडिसिन बॉटल्स उठा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर जेन आर्चर के घर आया था और बताता है कि साइको किलर ने एक और लड़की को विक्टिम बना लिया है। साथ ही वो विक्टिम की आईडी ले गया और उसने अपनी गाड़ी भी अबैंडन कर दी है। तो शायद अब किलर कोई नई गाड़ी से ट्रैवल कर रहा होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेन एक थेरेपिस्ट के साथ सेशन में थी लेकिन वो काफी अनइंटरेस्टेड और गुस्से में लग रही थी। उसका थेरेपिस्ट उसे बार बार कह रहा था कि तुम मेंटली इनएडिक्वेट हो। इन शॉर्ट थेरेपिस्ट ये कह रहा था कि फिलहाल जेन अपनी नौकरी के लिए मेंटली फिट तो नहीं है, लेकिन जेन उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रही थी और जैसे ही टाइम खत्म होता है, मतलब सेशन का जो 1 घंटा था वो खत्म होता है, जेन वहां से निकल जाती है। इनकेस अगर आप व्यूअर्स सोच रहे हैं कि जेन थेरेपी जा ही क्यों रही है अगर उसे इंटरेस्ट नहीं है, तो वेल ये पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक मैंडेटरी सेशन था क्योंकि जेन के पति की मौत हुई थी। खैर, तो इसके बाद हमें साइको किलर के रूम का सीन दिखाया जाता है जो कि नहा रहा था और हम देखते हैं कि उसके पूरे शरीर पे अलग अलग सैटानिक सिंबल्स बने हुए थे और उसकी पीठ पर बैफोमेट का टैटू भी बनाया गया था। उसकी हाथ पे रेडिएशन का भी टैटू था और इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब अगला सीन जेन के घर का आता है जहां टीवी पर बताया जा रहा था कि अब इस किलर का काउंट 32 हो गया है, यानी इसने 32 विक्टिम्स को निपटा दिया है। जेन ये सब देख के उसको ढूंढने का डिसीजन बनाती है और अपनी जॉब से 2 वीक्स की प्रोविजनल लीव ले लेती है। हालांकि जेन के पिता इस बात से खुश नहीं थे कि जेन अकेले इस किलर को पकड़ने जा रही है, लेकिन जेन उनकी नहीं सुनती, वो निकल पड़ती है। तो एक रात साइको किलर फिर से अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकलता है। हम देखते हैं कि वो अपने हाथों पे बैंडेज लगाया था और रात को भी ब्लैक गॉगल्स डाले हुए था। वो अपने पास से चुराए हुए वो मेडिसिन में से कुछ खाता है। उसकी गाड़ी के रेडियो में कोई मिस्टर पेंडल्टन कुछ अजीब अजीब बातें कर रहा था। वो नेशनल ट्रिब्यून न्यूज़पेपर के क्लासिफाइड सेक्शन में उसे ढूंढने कहता है। वो कुछ बिलीवर्स, नॉन बिलीवर्स और पेन किलर्स ऐसे ही कुछ कंफ्यूजिंग बातें करता है जो कि फिलहाल तो हमें समझ नहीं आती। तभी वहाँ सड़क के किनारे एक लड़का अपनी कार का टायर चेंज कर रहा था और उसकी गर्लफ्रेंड कार के अंदर बैठ के गाने सुन रही थी। साइको किलर वहाँ अपना मास्क पहन के आता है और एक बड़े से हैमर से उस लड़के को निपटा देता है। ना जो गर्लफ्रेंड थी उसे भी एकदम से पता लगता है कि कुछ तो हुआ है और वो अपने सामने साइको किलर को देखती है। ऐसे में वो लड़की गाड़ी से उतर के बाहर भागने लगती है क्योंकि गाड़ी से तो भाग सकती नहीं थी, टायर चेंज हुआ नहीं था। खैर, वो रोड पे थोड़ा आगे भागती और सामने से एक बड़ा सा ट्रक आ रहा था। ऐसे में वो सड़क के बीचों बीच खड़ी हो जाती है ताकि वो ट्रक को रोक सके, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, किलर भी उसके पीछे ही था। अब लड़की को रोड के बीचों बीच देख के ट्रक ड्राइवर एकदम जोर से ब्रेक लगाता है लेकिन उसका कंट्रोल छूट के ट्रक एकदम से ओवरटर्न हो जाता है और इसमें वो लड़की समाप्त हो जाती है।
किलर अब भी बड़ी होशियारी से साइड आ गया था तो हाँ, उसे कुछ नहीं हुआ। इस पॉइंट पे ट्रक ब्लास्ट भी हो जाता है। खैर, तो इसके बाद साइको किलर उस लड़के के पास जाता है जिसे उसने हैमर से समाप्त किया था और उसके सर पे लगी हुई चोट का यूज करके, बता नहीं सकता एग्जैक्टली कैसे, बट हाँ, वो कार पे एक पेंटिकल या फिर पेंटाग्राम बनाता है, यानी एक ऐसा सैटानिक सिंबल जहां एक सर्कल के अंदर एक स्टार बना होता है। इसके बारे में हम वीडियो के एंड में तो बातें करेंगे। अब दूसरे दिन हम देखते हैं कि जेन साइको किलर को पकड़ने के लिए बाहर निकल चुकी है और वो सभी लोगों को कॉल करके इस सैटानिक स्लैशर या साइको किलर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हाथ कुछ खास लगता नहीं। हम उसकी डायरी में वही पेंटिकल वाला सिंबल भी देखते हैं। वहीं साइको किलर एक फोन बूथ में जाकर वही नेशनल ट्रिब्यून में ऐड देने का कहता है। दोस्तों, इसकी आवाज काफी हेवी और रोबोट जैसी थी। वीपी फोन पे कहता है कि एड में पहले 3 शब्द MNO होंगे और उसके नीचे दोज हु आल्सो शेयर फेथ, सीकिंग म्यूचुअल फ्रेंड, नीड हेल्प, प्लीज रिप्लाई लिखा होगा। कमिंग टू जेन, वो इलिनॉय सिटी के FBI बिल्डिंग में आती है जहां वो एजेंट जोलान से मिलती है जो कि साइको किलर केस को लीड कर रहे थे। जेन उनके साथ कुछ दिन इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने के लिए रिक्वेस्ट करती है ताकि वो कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ले, लेकिन वो एजेंट ऑफेंड हो जाते हैं और वो उसे डायरेक्टली डिसमिस करते हुए घर चले जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद जब जेन अपने होटल रूम में आती है तो वो एक प्रेगनेंसी टेस्ट लेती है जो कि पॉजिटिव आती है। इसका मतलब है दोस्तों कि जेन माइक के बच्चे की मां बनने वाली होती है। तभी उसे FBI से एजेंट बेकी कॉलिंस का कॉल आता है जो एजेंट जोलान के साथ सुबह जेन को मिली थी। तो जेन से कुछ बात करने के लिए उसे मिलने बुलाती है। तो हाँ, उस रात एजेंट बेकी और जेन एक पब में मिलते हैं जहां एजेंट बेकी जेन को साइको किलर के बारे में ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन बताती है। इस बातचीत से हमें पता चलता है कि किलिंग शुरू हुए अब 16 दिन हो चुके हैं। जो कातिल है वो लोगों को निपटा के उनके क्रेडिट कार्ड, पैसे, कपड़े और उनका खाना तक चुराता है। जिस फार्मासिस्ट को उसने निपटाया था वहां से उसने पेन किलर्स और साइकोट्रोपिक्स मतलब मूड चेंज करने वाली दवाइयां जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स भी चुराया था और ये सारी दवाइयां वो खुद ही कंज्यूम करता होगा। एक और जगह उसने विक्टिम के शॉप से पिस्टल, शॉटगन और हैंड ग्रेनेड भी उठाया था और एक लाइब्रेरी वाली जगह से वहां के लाइब्रेरियन और सिक्योरिटी गार्ड को निपटा के उसने इंसाइक्लोपीडिया के सेट के 2 किताबें N और T उठाया था। एजेंट बेकी कहती है कि किलर ईस्ट की ओर बढ़ रहा है और हर जगह एक मोटेल पे रुकता है। जेन पूछती है कि उसे कैसे पता कि वो मोटेल पे ही रुकता है, मतलब वो अपनी गाड़ी में भी सो सकता है ना। इस पे एजेंट बेकी उसे एक्चुअल में एक मोटेल में ले जाती है जहां साइको किलर रहा था। हम देखते हैं कि मोटेल के उस रूम में हर जगह खून फैला हुआ था और सारी दीवारों पे खून से सैटानिक सिंबल्स बने थे और ज्यादातर सिंबल्स वही पेंटिकल वाला सिंबल था। अब मोटेल रूम में ये सब सिंबल वो साइको किलर क्यों ही बनाएगा? वेल, असल में हुआ ये था कि मोटेल की जो मेड थी ना वो इस कमरे में घुस गई थी। मतलब कमरे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब साइन लगा था बट वो बिना देखे साइन को ही अंदर साफ सफाई करने एंटर की थी और तब साइको किलर ने उसे एक कुल्हाड़ी की मदद से निपटा दिया और उसी के खून से ये सारे सिंबल्स ड्रॉ किए। इनफैक्ट यहाँ एक जगह ओपन द गेट्स भी लिखा था। जेन को ये सब सिंबल्स देख के एक पुरानी केस की याद आती है और वो केस था रिचर्ड जोशुआ रीव्स नाम के एक सैटानिस्ट का जिसने चर्च के 13 लोगों को निपटा दिया था। जेन को लगता है कि ये साइको किलर या तो एक कॉपी कैट है या फिर रिचर्ड जोशुआ रीव्स से ही इंस्पायर हुआ होगा, लेकिन एजेंट बकी मना कर देती है। एजेंट बकी कहती है कि रीव्स एकदम मास में कई लोगों को समाप्त किया था लेकिन ये जो है वो एक सीरियल किलर है। तो इवन इफ इनका एमओ यानी ऑपरेट करने का तरीका काफी मिलता जुलता है फिर भी इन दोनों का एक दूसरे से शायद संबंध ना हो। जेन थोड़ा दिमाग लगा के गेस कर लेती है कि साइको किलर का अगला शिकार कहाँ होगा। अगर पूरी तैयारी करे तो शायद उसे पकड़ा जा सकता है। एजेंट बकी उसे बेस्ट ऑफ लक बोल के वहां से निकल जाती है क्योंकि एजेंट जोलान जेन का इस केस में इंटरफेरेंस वैसे भी टॉलरेट नहीं करेंगे। लेकिन जाते जाते एजेंट बकी उसे एक हिंट देती है कि कैंसस सिटी के एक कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन कंपनी से बहुत सारे डायनामाइट जैसे एक्सप्लोसिव्स चोरी किए गए हैं। नाउ कमिंग टू साइको किलर, वो अपने मोटेल रूम में न्यूज देख रहा था जहां मैंशन फैमिली मर्डर्स के बारे में बताया जा रहा था। दोस्तों, मैंशन फैमिली मर्डर्स एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जो कि 1969 में अमेरिका में हुआ था। डेविल वर्शिपर्स थे जिन्होंने 7 लोगों को निपटा के सेटन को सैक्रिफाइस किया था। दोस्तों, अगर आपने मेरी लास्ट शिफ्ट नाम की मूवी का एक्सप्लेनेशन देखा है तो आपको याद होगा कि मैंशन फैमिली का जिक्र वहां भी हुआ था। एनीवेज, तो न्यूज में आगे बताया जाता है कि रिचर्ड जोशुआ रीव्स जब एक टीनेजर था तब उसने भी डेविल वर्शिप के चलते चर्च के 13 हॉस्टेजेस को निपटाया था और इसमें वहां के एक प्रीस्ट भी निपट गए थे। ये न्यूज सुनकर साइको किलर कहीं ना कहीं थोड़ा अनकंफर्टेबल और गुस्से में दिखता है। इसके बाद दोस्तों साइको किलर एक चर्च में आता है और कन्फेशन बॉक्स में चला जाता है। वहां का प्रीस्ट फिर उसे फॉलो करके उसका कन्फेशन सुनने के लिए बॉक्स में आते हैं और साइको किलर कहने लगता है कि उसे हमेशा से ही प्रीस्ट पसंद है और बचपन में ऐसे ही एक प्रीस्ट ने उसे बड़ा किया था। ये सुन के कन्फेशन बॉक्स वाले प्रीस्ट कहते हैं कि ठीक है, अपना कन्फेशन अब बताओ। लेकिन ये साइको किलर एक लंबी सी मेटल पाइप उस कन्फेशन बॉक्स के अक्रॉस प्रीस्ट के गले में घुसा देता है और दूसरे एंड से आता हुआ खून पीने लगता है और फिर वहां से चला जाता है। मतलब ये किलर अब कुछ भी किए जा रहा है। वहीं अगर हम जेन की बात करें तो वो एक कैफे में बैठी होती है और उसी सैटानिक सिंबल्स के बारे में रिसर्च कर रही थी। तभी उसे एक वेबसाइट पर ओपन द गेट्स के नीचे रिचर्ड जोशुआ रीव्स भी लिखा दिखता है। इसके बाद जब वो अपने लैपटॉप पे फिर से न्यूज देखती है तब रिचर्ड जोशुआ रीव्स के बारे में ही न्यूज चल रही थी।
न्यूज में बताया जाता है कि कैसे उसने 13 लोगों को समाप्त किया था क्योंकि उसे सेटन को सैक्रिफाइस देना था, और कैसे पुलिस ने उसे जिंदा पकड़ा लेकिन कस्टडी से भागते वक्त एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे गोली मार के समाप्त किया। अब दोस्तों उस न्यूज में जिस आदमी को पुलिस पकड़ के ले जा रही थी उसके हाथ पे भी वही टैटू था जो कि साइको किलर के हाथ पे हम देखे थे। इसका मतलब यह है दोस्तों कि रिचर्ड जोशुआ रीव्स ही साइको किलर है। अब जेन तो उसके टैटूज नहीं देखी थी लेकिन उसे कहीं ना कहीं शक होने लग गया था ये रिचर्ड जोशुआ रीव्स है ना, वही साइको किलर है। ऐसे में जेन उस एरिया के सारे मोटेल वाले को कह देती है कि अगर इस तरह के टैटू वाला कोई आदमी दिखता है तो वो लोग तुरंत 911 को कॉल करें। ऐसे ही जब वो एक मोटेल को वार्न करने आती है तब वो बताता है कि एक अकेला आदमी यहाँ लास्ट नाइट चेक इन किया है जिसका नाम आरजे रीव्स है। अब जेन को पक्का यकीन हो जाता है कि ये तो साइको किलर ही है और वो रूम की एक्स्ट्रा की लेकर उसे पकड़ने भागती है। साथ ही में वो मोटेल ओनर से कहती है कि तुम पुलिस को कॉल कर दो। नाउ रूम 105 में डू नॉट डिस्टर्ब वाला साइन लगा हुआ था और जेन वो दरवाजा खोल के अंदर जाती है। पहले तो अंदर कोई नहीं दिखता और जेन अपनी गन लेके यहाँ वहाँ देखने लगती है। जेन को वहाँ वो न्यूज़पेपर एड भी दिखता है जो रेड पेन से सर्कल किया गया था और जो साइको किलर ने बनवाया था। जेन बाथरूम में जाती है जहाँ एक गन रखी थी लेकिन किलर वहाँ नहीं था। लेकिन दोस्तों किलर तो कपबोर्ड में था। जी हाँ दोस्तों, वो कबर्ड से निकलता है और जेन को पकड़ लेता है। इस पॉइंट पे जेन और किलर के बीच काफी हाथापाई होती है और किलर जेन को उठा के ग्लास वाली विंडो से बाहर फेंक देता है और खुद पीछे वाली विंडो से भाग लेता है। यहीं पे सीन कट होता है। अब अगले सीन में हम जख्मी जेन को लाइब्रेरी में देखते हैं जो न्यूज़पेपर से उस एड का रिप्लाई ढूंढती है और यहाँ उसे कुछ नंबर्स मिलते हैं। वहीं साइको किलर भी दुकान से न्यूज़पेपर उठा के एड रिप्लाई चेक करता है और वो नंबर्स देखता है। दोस्तों ये कोई रैंडम नंबर्स नहीं थे बल्कि एक कोड था। इस कोड को किलर और जेन दोनों डिकोड करने में लगे हुए होते हैं और दोनों ही उस कोड को डिकोड कर भी लेते हैं। तो हाँ, ये सीक्रेट मैसेज कुछ ऐसा था, द इनलाइटेंड वेलकम ऑल फेलो बिलीवर्स। देन यहाँ एक टेलीफोन नंबर था। साइको किलर इस नंबर पे कॉल लगाता है और सामने वाला आदमी को बताता है कि उसे किसी को ढूंढने में मदद चाहिए लेकिन एकदम सीक्रेटली, और सामने वाला आदमी उसे मिस्टर पेंडल्टन से मिलने बुलाता है। साइको किलर उस रात मिलने वाली लोकेशन पे आ जाता है और उसे रिसीव करने वही फोन वाला बंदा आता है जिसका नाम मार्विन था और वो साइको किलर को मिस्टर पेंडल्टन से मिलने घर में लेके जाता है। मिस्टर पेंडल्टन डाइनिंग टेबल पे थे और उनके साथ बहुत अलग अलग लोग भी थे। वो किलर को वेलकम करता है और डिनर ज्वाइन करने कहता है। वो उससे उसका नाम पूछते हैं लेकिन जवाब में वो सिर्फ रिचर्ड ही बताता है। हम मिस्टर पेंडल्टन के पीछे गोट का बड़ा सा फोटो फ्रेम देखते हैं जो कि बैफोमेट ही होगा। किलर मिस्टर पेंडल्टन को कहता है कि उसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और मिस्टर पेंडल्टन कहते हैं कि मार्विन उसकी मदद कर देगा। फिर वो किलर से पूछते हैं कि उसे इस सब का नॉलेज कब से है और किलर कहता है कि उसे इस सब के बारे में बहुत पहले से पता है। वो पूछता है कि क्या उसके फैमिली के लोग फॉलोअर्स थे तो किलर कहता है कि उसकी कोई भी फैमिली नहीं है। इसके बाद पेंडल्टन पूछते हैं कि क्या उसने फॉलन वन को अपने आप ही ढूंढा और यही कह के सब हेल सेटन कहने लग जाते हैं। इन केस अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ फॉलन वन का मतलब और कुछ नहीं बल्कि लूसिफर है। किलर बताता है कि वो सेटन को बेइंतहा वर्शिप करता है और उसके लिए खत्म भी हो सकता है। मिस्टर पेंडल्टन इससे काफी इंप्रेस होते हैं और फिर ड्रग्स करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वहाँ बैठे सभी लोग बारी बारी से नशा करते हैं और मिस्टर पेंडल्टन सेटन के बारे में स्पीच देना शुरू कर देते हैं। डिनर के बाद मार्विन साइको किलर को उसके रूम की ओर ले जाता है और इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछता है जो किलर को चाहिए थी क्योंकि वो मिस्टर पेंडल्टन के डिटेक्टिव से कह के उसकी मदद करेगा। किलर मार्विन से कहता है कि उसे किसी को ढूंढना है लेकिन उसे उसका नाम नहीं पता। उसे बस उसकी सिटी पता है और उसका जॉब, और उसे पता करना है कि ये जॉब करने वाला कौन है और उस सिटी में कहाँ रहता है। उसके बाद किलर की टीवी पे जेन की न्यूज आ रही थी क्योंकि किलर ने उसके हस्बैंड को मारा था। इसे देखकर किलर उसे तुरंत ही पहचान जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट जेन। उसने न्यूज़पेपर एड वाली इन्फॉर्मेशन एफबीआई को दे दी थी लेकिन एजेंट जोलान उसे फिर डिसमिस करके उसे घर लौटने कहते हैं क्योंकि एफबीआई इस केस को हैंडल कर रही है तो जेन इसमें दखल अंदाजी ना करे। अब उस रात किलर जेन को कॉल करता है क्योंकि अब उसको जेन कौन है ये पता चल गया था। वो उससे कहता है कि वो काफी इम्प्रेस हुआ है क्योंकि वो उसके काम को फॉलो कर रही है और किलर उसके लिए और भी नए पीसेस बना के रखेगा। किलर के हिसाब से वो लोग 28th को गेट्स ओपन करेंगे। एनीवेज तो रात को मिस्टर पेंडल्टन उसके फॉलोअर्स एक रिचुअल कर रहे थे जहां वो सेटन को सेलिब्रेट करके बहुत इंटीमेट भी हो रहे थे। किलर ये सब देख के वहां से निकल जाता है। देन मार्विन किलर को उसकी मांगी हुई इन्फॉर्मेशन देता है। वो आदमी कोई लेनर्ड विल्क्स था और उसका एड्रेस भी किलर को मिल जाता है। अपना काम होते ही किलर वहां से निकलने लगता है लेकिन तभी मार्विन उसके पीछे आके उससे कहता है कि तुम मिस्टर पेंडल्टन को बिना बताए यहाँ से मत जाओ। लेकिन किलर फिर से अपना मास्क पहन लेता है और इस पॉइंट पे मार्विन उसे पहचान जाता है। जी हाँ दोस्तों, किलर कहता है कि वो घर में सबको खत्म करने वाला है सिवाय मार्विन के, क्योंकि उसे लगता है कि मार्विन ही सच में सेटन में बिलीव करता है। और फिर किलर उसे अपना मुंह बंद करने की धमकी देता है और यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। हाँ दोस्तों, साइको किलर लिटरली घर के अंदर जाके सबको एक एक करके समाप्त कर देता है और केरोसिन का कैन आग में डाल देता है। लेकिन तभी उसे वहाँ विंडो से कुछ रिफ्लेक्ट होते हुए दिखता है और वो अपना मास्क निकाल के विंडो के सामने रखता है। लेकिन ऐसा करते उसे एक गोली लगती है। तो असल में जेन यहाँ पहुंच चुकी थी और वही ये गोली चलाई थी।
लेकिन वो समझ जाती है कि शायद ये गोली किलर को ठीक ढंग से नहीं लगी है और ऐसे में वो अपनी गाड़ी में आके बैठ जाती है। तभी किलर भी अपनी गाड़ी में आ चुका था और वो जेन की कार को जोर से टक्कर मार के 2-3 गोलियां शूट करके वहां से निकल लेता है। अब तक मिस्टर पेंडल्टन का घर पूरा जल चुका था और वहां पुलिस भी आई थी। अब इस पॉइंट पे जेन फ्रस्ट्रेट हो गई थी क्योंकि एफबीआई ने उसकी दी हुई इन्फॉर्मेशन को नेग्लेक्ट किया था और शायद इसी वजह से किलर फिर से भाग गया। वो फिर से किलर का अगला प्लान एफबीआई वालों को बताती है और यहाँ हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। तो दरअसल करीब 20 साल पहले डेविल वर्शिपर रिचर्ड जोशुआ रीव्स ने एक चर्च पे 13 लोगों को सैटन के लिए सैक्रिफाइस कर दिया था और ये सब हैरिसबर्ग में हुआ था। इसके कुछ साल बाद एल सैटानिक मेटल बैंड डीमन फिस्ट ने रीव्स के ऊपर सॉन्ग्स लिखना स्टार्ट कर दिया। एक एल्बम कवर के लिए उन्होंने उसी चर्च के सामने पोज भी किया था जो कि कत्ल के बाद अबैंडन हो गया था और उस एल्बम का नाम था ओपन द गेट्स। जेन कहती है कि रीव्स की वजह से और हाँ उन गानों की वजह से भी कई लोग उस चर्च में आके सैटन वर्शिप करने के लिए इंस्पायर हो रहे हैं। वो कहती है कि रीव्स ने डीमन फिस्ट बैंड को इंस्पायर किया और डीमन फिस्ट ने स्लैशर को यानी साइको किलर को। किलर बार बार इसी एल्बम से चीजें कोट करता है और खुद को रीव्स समझ के उसी का नाम सब जगह यूज कर रहा है और जेन को यकीन है कि किलर अब हैरिसबर्ग ही जाएगा ताकि उस चर्च में सब कुछ खत्म कर सके। हम जेन की थियरी काफी सही लग रही है बट द क्वेश्चन इज कि क्या एफबीआई वाले उसकी बात सुनेंगे। वहीं साइको किलर की बात की जाए तो वो अपनी गाड़ी से कहीं जाता हुआ दिखता है। कार की रेडियो पे हम सुनते हैं कि आज के दिन 3 माइल आइलैंड की 20th एनिवर्सरी है जो कि एक सिविलियन न्यूक्लियर डिजास्टर था। इसके बाद साइको किलर उसी लेनर्ड विल्क्स के घर पहुंच जाता है और उसके गैराज में बैठ के डायनामाइट असेंबल करने लगता है। थोड़ी ही देर में लेनर्ड विल्क्स वहां अपनी वाइफ के साथ आ जाता है और दोनों भी किलर को देख के डर जाते हैं। जेन चर्च के आसपास ही गलने के तैयार थी और तभी उसे वहां के न्यूक्लियर प्लांट से धुआं आता दिखाई देता है और इस पॉइंट पे जेन के दिमाग में सब कुछ क्लिक करता है। दरअसल इस किलर ने एक्सप्लोजिव्स इसलिए चुराए थे ताकि वो इस प्लांट को डिस्ट्रॉय कर सके। वैसे देखा जाए तो किलर यहाँ 3MI वाला क्लू भी जेन के लिए छोड़ दिया था, यानी वो जेन से कहीं ना कहीं डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कर रहा है, डायरेक्ट टक्कर ले रहा है। ये क्लू क्लियरली बताता है कि उसका प्लान न्यूक्लियर प्लांट को लेके ही है। एनसाइक्लोपीडिया से भी वो वही इन्फॉर्मेशन पढ़ा होगा जो कि मैंने आपको बताया और उसके हाथ तक पे रेडिएशन वाली टैटू है दोस्तों। हाँ चीजें काफी क्लियर होती है और लाइब्रेरी से जो किताब चुराई गई थी ना वो शायद न्यूक्लियर प्लांट के डिजास्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही होगी, उसी को किलर पढ़ रहा था। ऐसे में जेन जल्दी से प्लांट की ओर बढ़ती है और पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन देती है, लेकिन इससे पहले ही साइको किलर लेनर्ड को ब्लैकमेल करके उसकी बीवी को बंदी बना के प्लांट ले जाता है। क्यों? क्योंकि लेनर्ड इस प्लांट का ही एम्प्लॉय था और लेनर्ड की मदद से उसे इजिली प्लांट के अंदर एंट्री मिल जाती है। जेन प्लांट तक पहुंचकर सिक्योरिटी वालों को समझाने की कोशिश करती है और तभी अंदर से सायरन बजने लगता है क्योंकि किलर ने ऑलरेडी 2 लोगों को अंदर समाप्त कर दिया होता है। सिक्योरिटी फिर जेन के साथ ही अंदर चली जाती है और किलर लेनर्ड को हॉस्टेज बना के कंट्रोल रूम तक पहुंचता है और वहां के लोगों को भाग जाने कहता है। तभी सारी पुलिस फोर्स भी प्लांट तक आ चुकी थी। इस पॉइंट तक पुलिस को भी पता चल चुका था कि साइको किलर एक्चुअली में इस न्यूक्लियर प्लांट को फिर से स्टार्ट करना चाहता है ताकि लास्ट टाइम की तरह यहाँ फिर से डिजास्टर होगा जिसमें बहुत सारे लोग निपट जाएंगे। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन अर्थ में होल भी कर सकती है और इससे ही किलर का जो वो ओपन द गेट्स वाला मतलब है ना वो गोल काइंड ऑफ वो पूरा होगा। मतलब किलर को यहाँ धरती में होल बना के हेल के गेट्स को ओपन करना था और लेनर्ड इस सिचुएशन में हॉस्टेज नहीं बल्कि एक सैक्रिफाइस था। जो भी हो लेनर्ड प्लांट को स्टार्ट कर देता है और किलर उसे वहीं पे खत्म कर देता है। सब जगह रेड सायरन्स बजने लगते हैं और कुछ लोग कंट्रोल रूम का दरवाजा बाहर से खोलने की कोशिश करते हैं। किलर फिर अपनी शर्ट उतार देता है और हम देख पाते हैं कि वो डायनामाइट वाली बेल्ट खुद पहन रखा था। वहां पर एक हैंड ग्रेनेड भी निकाल के रखा था और फिर वो अपने हाथ में एक गहरा कट लगा के उस खून से उसके अराउंड वही सिंबल बनाने लगता है। यहाँ प्लांट के साइंटिस्ट्स और लीडर डर रहे थे क्योंकि प्लांट कुछ ही देर में रेडिएशन लीक करने वाला था और इसके चपेट में पूरी पेंसिल्वेनिया सिटी आ सकती थी, पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो सकती थी। कंट्रोल रूम जाने का कोई और रास्ता भी नहीं था और तभी जेन के साथ आया हुआ सिक्योरिटी को एक आइडिया आता है। वो उसे बेसमेंट के एक दरवाजे के थ्रू ले जाता है जो बिल्कुल कंट्रोल रूम के एक वॉल पे खुलता है, लेकिन हाँ वहाँ एक बुलेट प्रूफ ग्लास भी थी। तो हाँ जेन वहाँ जाती है और साइको किलर तुरंत ही जेन को वहाँ देख लेता है। जेन जोर जोर से चिल्ला के उसे रुकने को कहती है, लेकिन दोस्तों ये विंडो बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ साउंड प्रूफ भी था। किलर हैंड ग्रेनेड का पिन निकाल ही रहा होता है कि सिक्योरिटी जेन को सॉरी बोलकर वहाँ से भाग जाता है। किलर सैटन को पुकारता है और उसे अपने सर्वेंट को हेल में आने देने के लिए कहता है। तभी जेन को सिक्योरिटी की गन वहाँ दिख जाती है जिससे वो विंडो पे लगातार एक ही जगह शूट करती है और ऐसे में विंडो में फाइनली एक क्रैक होल बन जाता है। जेन जल्दी से उस होल में अपनी गन डाल के किलर को शूट करती है, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों ग्रेनेड का पिन तो ऑलरेडी निकल चुका था। जेन यहाँ किलर के हाथ में भी शूट करती है जिससे ग्रेनेड नीचे गिरता है और फाइनली जेन एक और गोली उसके सर में तान देती है। किलर वहीं जमीन पे गिर जाता है और उसी समय बाहर से दरवाजा भी खोला जाता है। प्लांट के लोग वहां आ जाते हैं और इसी पॉइंट पे सीन कट होता है। वी आर होपिंग कि प्लांट को तुरंत बंद कर दिया गया होगा। भले ग्रेनेड फटा हो लेकिन हाँ डायनामाइट तो नहीं फटा,
तो न्यूक्लियर प्लांट बच चुका है। क्योंकि आगे हम न्यूज में देखते हैं कि लोग कह रहे थे कि जो रिचर्ड जोशुआ रीव्स था शायद वही सैटानिक स्लैशर है, लेकिन रिचर्ड रीव्स तो 1999 में ही मर गया था। कुछ लोग का मानना था कि ये साइको किलर अभी भी जिंदा होगा, लेकिन FBI के लोग कंफर्म करते हैं कि वो अब सच में खत्म हो चुका है। हमें पता चलता है कि इसने सैटानिक स्लैशर बन के करीब 48 लोगों को निपटा दिया। हमें ये भी पता चलता है कि लोग गवर्नमेंट की कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज बना रहे हैं। जैसे एक औरत कह रही थी कि गवर्नमेंट प्रिजनर्स पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और उन्हें बीस्ट जैसा बना के बाहर छोड़ देते हैं। वहाँ इन्हीं रूमर्स और बातों के अलावा हमें ज्यादा कुछ तो पता नहीं चलता। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक प्रेग्नेंट जेन अपने बच्चे के आने की तैयारी कर रही थी और वो अपने हस्बैंड को भी याद कर रही थी, लेकिन तभी उसके पीछे साइको किलर आ जाता है। बट देन जेन उठती है और हम समझ पाते हैं कि ये सब जेन का एक सपना था। जेन डर के अपनी गन लेके घर चेक करती है, इनफैक्ट घर के बाहर भी चेक करती है, लेकिन ऑफ कोर्स वहाँ कोई नहीं था। इट्स क्लियर कि जो कुछ भी हुआ था उसका गहरा सदमा जेन को लगा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किलर को डेथ वैली प्रिजन में ले जाया गया है जहाँ उसे पहले भी रखा गया था और वहाँ के इनमेट्स उसे रीव्स नाम से पुकारते हैं और उसके वहाँ आने से खुश हो जाते हैं। और दोस्तों इसी पॉइंट पे मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी साइको किलर फिल्म की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, और अगर आप कुछ चीजों से कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपके सारी कंफ्यूजन को क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहली बात ये है कि क्या रिचर्ड जोशुआ रीव्स ही सैटानिक स्लैशर यानी कि साइको किलर था? तो हाँ, रिचर्ड रीव्स ही सैटानिक स्लैशर था। पिछली बार पकड़े जाने पर वो समहाउ जेल से छूट गया और फिर से अपनी किलिंग्स स्टार्ट किया। अब फिल्म में हमें ये क्लियर नहीं बताया गया कि वो जेल से छूटा कैसे था, बट हाँ किलर की थोड़ी सी बैक स्टोरी तो हमें बताई गई है। स्टिल वो भी काफी अनक्लियर ही है। नाउ ये सब हम एंटिसिपेट ही कर सकते हैं क्योंकि पूरी मूवी में हमें किलर का फेस कभी दिखाया ही नहीं गया। या तो उसने मास्क पहना होता है या फिर उसका चेहरा अंधेरे में होता है या फिर कैमरा एंगल अलग होता है। नाउ दूसरा सवाल है कि क्या साइको किलर एंड में खत्म हो गया? तो नहीं, FBI ने झूठ बोला कि वो खत्म हो गया, लेकिन हमें तो पता चलता ही एंड सीन में कि वो डेथ वैली के एक मिस्टीरियस प्रिजन फैसिलिटी में रखा गया है। दोस्तों अगर FBI अभी झूठ बोल रही है तो शायद पहले भी किलर की डेथ की न्यूज झूठी ही होगी। I mean, वो प्रिजन गार्ड को खत्म करके खुद भी नहीं निपटा था, रादर वो प्रिजन से समहाउ भाग गया होगा। अब इस फिल्म से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग थियरी आपको इंटरनेट पे देखने को मिल जाएगी। सबसे पॉपुलर थियरी ये है कि रिचर्ड जोशुआ रीव्स असल में एक सीरियल किलर नहीं था। फिल्म में हमें बताया जाता है कि रीव्स सालों पहले मर चुका था, लेकिन फिर भी वो वापस आ जाता है और किसी को भी प्रॉपर्ली नहीं पता कि उसने प्रिजन से एस्केप कैसे किया। ऊपर से एंड में FBI पब्लिक को बोलती है कि किलर खत्म हो चुका है, लेकिन ऑडियंस को दिखाया जाता है कि रीव्स जिंदा है। इसलिए कई लोग मानते हैं कि गवर्नमेंट कुछ न कुछ छिपा रही है और रीव्स किसी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट या प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा होगा। एक और थियरी कहती है कि FBI खुद इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। सोचो, अगर रीव्स इतना डेंजरस था तो उसे वहीं मार क्यों नहीं दिया गया? मतलब उसकी मौत को फेक करके उसे दोबारा प्रिजन फैसिलिटी में भेजना थोड़ी अजीब बात नहीं है ये? बहुत से व्यूअर्स का मानना है कि रीव्स FBI या गवर्नमेंट के लिए किसी वजह से इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उसकी असली हालत दुनिया से छुपाई जा रही है। रही बात की मूवी के एंड में क्या हुआ, तो ऑफ कोर्स वहाँ कहीं ना कहीं जेन इस साइको किलर पे हावी हो गई थी और क्योंकि टाइम रहते न्यूक्लियर फैसिलिटी को बंद कर दिया गया तो वहाँ अगर कुछ एक्सप्लोजन हुआ भी होगा तो उससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं। ऐसे भी डायनामाइट तो फटा नहीं था, सो इट्स ऑल गुड। सिचुएशन तो अंडर कंट्रोल हो गई है, ये क्लियर है। अब बात करते हैं सेटेनिज्म वाली थियरी पे। पूरी फिल्म में रीव्स को सेटन का वर्शिपर दिखाया गया है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो जब वो पेंडल्टन और उसके कल्ट फॉलोअर से मिलता है तब वो उनसे इम्प्रेस नहीं था, बल्कि थोड़ा इरिटेटेड और अनकंफर्टेबल ही दिखता है। बाद में वो लगभग पूरे कल्ट को ही समाप्त कर देता है। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि रीव्स उन लोगों को फेक बिलीवर्स समझता था और खुद को ही एकमात्र सच्चा फॉलोअर मानता था। ऑल्दो वो मार्विन को भी कहीं ना कहीं सच्चा फॉलोअर ही माना था, तभी वो मार्विन को छोड़ दिया। बट एक बात क्लियर है कि रीव्स के लिए सैटेनिज्म कोई ग्रुप एक्टिविटी नहीं बल्कि एक पर्सनल मिशन था। ओपन द गेट्स को लेकर भी एक काफी इंटरेस्टिंग थियरी है। फिल्म के हिसाब से रीव्स न्यूक्लियर डिजास्टर क्रिएट करके हेल के गेट्स खोलना चाहता था, लेकिन कई व्यूअर्स का कहना है कि ये लाइन सिंबॉलिकल है। हो सकता है रीव्स सच में हेल का दरवाजा नहीं खोलना चाहता था, बल्कि दुनिया में इतनी तबाही और क्योस फैलाना चाहता था कि वो खुद एक जहन्नुम जैसी जगह बन जाए। इस इंटरप्रिटेशन में हेल कोई फिजिकल जगह नहीं बल्कि इंसानों के एक्शंस का रिजल्ट है। देखा जाए तो अगर न्यूक्लियर डिजास्टर आता तो हाँ, वो जगह नरक ही बन जाती है। नाउ जेन आर्चर को लेके भी एक थियरी है जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। पूरी मूवी में हम देखते हैं कि जेन धीरे धीरे रीव्स को पकड़ने के ऑब्सेशन में डूबती जा रही थी। वो ऑर्डर्स इग्नोर करती है, खुद को डेंजर में डालती है और अपनी प्रेगनेंसी तक की परवाह नहीं करती। इसलिए कुछ व्यूअर्स मानते हैं कि फिल्म ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि रीव्स ने सिर्फ लोगों को फिजिकली हर्ट नहीं किया, बल्कि जेन जैसे लोग उससे मेंटली भी इफेक्ट हो चुके थे। एंड में जो नाइटमेयर सीन है वो शायद सिर्फ PTSD नहीं बल्कि उस ऑब्सेशन और ट्रॉमा का सिंबल हो सकता है। और दोस्तों मेरी फेवरेट थियरी तो ये है कि रीव्स को एक रियलिस्टिक सीरियल किलर की तरह देखना ही गलत है। शायद फिल्म मेकर्स उसे माइकल मायर्स या जेसन जैसे स्लैशर विलेंस की तरह प्रेजेंट करना चाहते थे, एक ऐसी इविल फोर्स जो बार बार वापस आ जाती है। इस थियरी के हिसाब से उसका प्रिजन का एस्केप करना, इतनी इंजरी सर्वाइव करना और उसका चेहरा कभी क्लियरली ना दिखना, सब कुछ एकदम इंटेंशनल था। रीव्स एक इंसान कम और एक अर्बन लेजेंड या बूगी मैन ज्यादा है।
पर्सनली मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी गवर्नमेंट कवर अप वाली लगती है, क्योंकि अगर फिल्म मेकर सिर्फ सीक्वल टीज करना चाहते तो वो रीव्स को हॉस्पिटल या मोर्ग में आंख खोलते हुए दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली उसे एक स्पेशल प्रिजन फैसिलिटी में दिखाया है जहां लोग पहले से उसे जानते हैं। इसी डिटेल के कारण मुझे हमेशा लगता है कि कहानी में कुछ और भी छिपा है जो कि फिल्म ने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया। वैसे में अगर इस फिल्म की अगली पार्ट आती है, वहां शायद हमें गवर्नमेंट का जो पूरा अंदरूनी प्लान चल रहा है वो देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, मूवी में हमने साइको किलर की पीठ पे बना हुआ बैफोमेट का टैटू देखा था। बहुत से लोग बैफोमेट को सीधा सेटन या डेविल समझते हैं, लेकिन टेक्निकली दोनों एक ही चीज नहीं है। बैफोमेट एक गोट हेडेड फिगर है जो कि ऑकल्ट और एसोटेरिक सिंबल में काफी फेमस माना जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैफोमेट को ओरिजिनली बैलेंस और डुअलिटी का सिंबल माना जाता था, यानी लाइट और डार्कनेस, गुड और इविल जैसे ऑपोजिट फोर्स के बीच का बैलेंस। लेकिन वक्त के साथ हॉरर फिल्म्स, मेटल कल्चर और पॉप कल्चर ने इसे सेटनिज्म के साथ इतना स्ट्रांगली एसोसिएट कर दिया कि आज ज्यादातर लोग बैफोमेट को देखते ही डेविल के बारे में सोचने लगते हैं। शायद इसी वजह से फिल्म मेकर्स ने भी रीव्स की बॉडी पर बैफोमेट टैटू दिखाया। ये ऑडियंस को इंस्टेंटली सिग्नल देता है कि ये आदमी डार्क ऑकल्ट बिलीफ्स और सैटानिक इमेजरी से ऑब्सेस्ड है। नाउ मूवी में साइको किलर हर कत्ल के बाद वो स्टार वाला सिंबल बनाता था, राइट? वेल, उसे पेंटाग्राम या पेंटिकल कहा जाता है। दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। सिर्फ 5 कोने वाला स्टार हो तो उसे पेंटाग्राम कहते हैं, और जब उस स्टार के अराउंड एक सर्कल भी बना हो तो उसे पेंटिकल कहा जाता है। आज के टाइम में इस सिंबल को अक्सर सेटनिज्म और डार्क रिचुअल्स के साथ जोड़ा जाता है। इन सिंबल्स पे हम अपनी कई वीडियोस में बात कर चुके हैं, तो हाँ, यहाँ मैं और भी डिटेल में नहीं जाऊंगा। बस ये बता दूं कि मूवी के अंदर इस सिंबल को जो रीव्स था वो कहीं ना कहीं अपने विक्टिम्स के खून से बनाता था, और इसे समझ आता है कि रीव्स हर एक कत्ल को एक तरह का रिचुअल या फिर सैक्रिफाइस ही समझता था। इसलिए ये सिंबल उसके ओपन द गेट्स मिशन की पहचान बन जाती है। So yes, ये थी साइको किलर फिल्म की एक्सप्लेनेशन और इससे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग थियरीज। अगर आपके पास कुछ और थियरीज है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। वहीं वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।